हाय एवरीवन एंड वेलकम टू डेल्टा। इस जर्नी के अंदर हम फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट को डिटेल में कवर करने वाले हैं एंड आई होप कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर आप भी मेरे जितनी मेहनत लगा रहे होंगे एंड कई सारी डिफरेंट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं जिनको हम मिलकर सीखने वाले हैं। अब डेल्टा की शुरुआत से पहले कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो शायद इस जर्नी के अंदर हमें हेल्प कर रहे होंगे। अब ये जो मैसेजेस हैं इनको आप चाहें तो कोर्स के अंदर अगर आपको थोड़ा सा भी डीमोटिवेटेड फील होता है या किसी भी पॉइंट पर आपको फील होता है कि मेरे तो थोड़े से एरर्स आ रहे हैं, मेरे तो थोड़े से बग्स आ रहे हैं, या मैं तो परेशान हो गया या इतना सारा पढ़ना पड़ रहा है तो उस चीज़ को मैनेज कैसे करें, तो उस टाइम पर अगर आपको परेशानी आती है तो आप इस वीडियो को वापस से आकर थोड़ा सा देख सकते हैं। सबसे पहला मैसेज जो मैं आपको देना चाहूँगी वो है इंपॉर्टेंस ऑफ कंसिस्टेंसी के बारे में। हमें डेल्टा को सीखते टाइम कंसिस्टेंसी को बनाए रखना है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि हमारे जितने भी लेक्चर्स होंगे वो सारे के सारे लेक्चर्स ऑल्टरनेट डेज पर अपलोड हो रहे होंगे। ऑल्टरनेट डेज कहने का मतलब है कि अगर एक लेक्चर आज अपलोड हुआ तो 2 तारीख को हमारी छुट्टी है, फिर दूसरा लेक्चर 3 तारीख को अपलोड होगा, फिर 4 तारीख को छुट्टी है तो नेक्स्ट लेक्चर 5 तारीख को अपलोड होगा, फिर 6 की छुट्टी है, फिर नेक्स्ट लेक्चर 7 को अपलोड होगा। तो इस तरीके से हमारे लेक्चर्स ऑल्टरनेट डे पर अपलोड हो रहे होंगे। हमारा जो ग्रुप बना है उस ग्रुप के अंदर आपको सारे के सारे अपडेट्स मिल रहे होंगे एंड इसके साथ साथ जितने भी लाइव सेशंस होने वाले हैं आपके उनके बारे में आपको पहले ही, लाइव सेशन होने से पहले ही ग्रुप्स के ऊपर बता दिया जाएगा कि हमारा ये लाइव सेशन होने वाला है, इसके अंदर हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे एंड साथ के साथ उसके जो टाइमिंग्स होंगे या उसके जो लिंक्स होंगे वो भी आपको हम पहले ही बता देंगे। तो वो सारी चीज़ों की तो हमें टेंशन नहीं लेनी, बट एक चीज़ है जिसके बारे में हमें खास ख्याल रखना है वो ये है कि जो भी ऑल्टरनेट डेज पर हमारे चैप्टर्स अपलोड हो रहे हैं उन सारे के सारे चैप्टर्स को हमें टाइमली कंप्लीट करना है और हमें अपनी जर्नी के अंदर बैकलॉग नहीं बनने देना। क्योंकि बैकलॉग क्या होता है, बैकलॉग में अगर पुरानी कोई चीज़ है जिसको आपने कंप्लीट नहीं किया तो वो आगे जाकर बढ़ता जाता है और अल्टीमेटली अगर हमें बैकलॉग को कंप्लीट करना है तो उतना ही टाइम हमें बाद में जाकर देना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि अपनी जर्नी के अंदर छोटे छोटे स्टेप्स में हम क्या करें, अपने पूरे के पूरे कोर्स को अच्छे से कंप्लीट कर लें। तो कंसिस्टेंसी बनाने का मतलब है कि जो चैप्टर आज अपलोड हुआ है उसको आप 2 दिन के अंदर ही कंप्लीट कर लें। मैं समझ सकती हूँ कि हो सकता है आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हों जो शायद वर्किंग प्रोफेशनल हैं, अभी ऑलरेडी कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं, या फिर आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके शायद कॉलेज में थोड़ा एंड सेमेस्टर या फिर मिड सेमेस्टर के कोई अगर एग्जाम्स चल रहे हैं, बट अगर वो एग्जाम टाइम आता है तो उसमें भी अपनी कंसिस्टेंसी को छोड़ना नहीं है। उसमें भी एग्जाम टाइम में ज़्यादा प्रेशर लेने से बेहतर है कि आप थोड़े थोड़े, आपने 5, 10, 15 मिनट का आज टॉपिक कर लिया या फिर कल थोड़ा सा टॉपिक कर लिया, तो इस तरीके से आप थोड़ी बहुत रोज़ कोडिंग करते रहेंगे तो उससे कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। और जैसे एग्जाम्स होते हैं बचे हुए टाइम में आप क्या करिए, बचे हुए टाइम में आप वापस से आकर जो भी पिछला बैकलॉग बचा हुआ है उसको एक्स्ट्रा टाइम इनपुट कर जल्दी कंप्लीट करिए। बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए मेरी यही एडवाइस रहेगी कि बैकलॉग की कंडीशन को अपने पास ना आने दे और कंसिस्टेंसी के साथ हमें मेहनत करनी है। क्योंकि एक पॉइंट के बाद हमें रियलाइज होगा कि चीज़ों की शुरुआत करने के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, पर एक बार हमने अगर अपनी जर्नी की, अपने डेल्टा की शुरुआत कर दी है तो इस चीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए हमें कंसिस्टेंसी और अपने डिसिप्लिन की ज़रूरत होगी। इसीलिए कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए टाइमली चीज़ों को कंप्लीट करना है और डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए एक चीज़ करनी है कि आप क्या करिए, अपने टाइम को फिक्स कर लीजिए। टाइम को फिक्स करने का मतलब है कि जो भी आपका इंडिविजुअल शेड्यूल है उस शेड्यूल में से आप कोशिश करिए कि आप 2, 3, 4 जितने भी घंटे निकाल सकते हैं अपनी डेवलपमेंट जर्नी के लिए, उतने घंटे के लिए आप फिक्स कर दीजिए कि इतने से इतने टाइम में बैठकर मुझे अपनी डेवलपमेंट जर्नी को कंटिन्यू करना है। तो क्या होगा, उससे और ज़्यादा डिसिप्लिन आएगा। क्योंकि दिन के अंदर जब आपको पता होता है कि मुझे इस टाइम पर ये काम खत्म करना है, क्योंकि दिन के अंदर जब हमें पता होता है कि मुझे इतने से लेकर इतने टाइम तक एक स्पेसिफिक चीज़ करनी है, तो आपके दिमाग में एक मेंटल ट्रिगर होगा जो आपको पता होगा कि उस टाइम पर जाकर मुझे वो चीज़ को खत्म करना है। और वही चीज़ अगर आप रिपीटेडली हर दिन करेंगे तो वो चीज़ आपकी एक आदत बन जाएगी। तो कोडिंग करना एक आदत बन जाएगी एंड जितना जल्दी आप कोडिंग को अपनी हैबिट बनाएंगे उतना बेटर हमारा स्किल डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पर क्या याद रखना है, ये याद रखना है कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इज द की टू एवरीथिंग। तो उसी के साथ हमें डेल्टा को कंटिन्यू रखना है। और सेकंड चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है रुकावटों के बारे में। अब हमारी जो कोडिंग जर्नी होती है सिर्फ डेवलपमेंट नहीं, अगर आप कोई लैंग्वेज भी सीख रहे हैं या फिर आप डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम भी सीख रहे हैं या फिर आप मशीन लर्निंग सीख रहे हैं, आप कुछ और भी सीख रहे हैं, तो हर तरीके की कोडिंग के अंदर आपके पास एरर्स आएंगे, आपके पास एक्सेप्शंस आएंगे, आपके पास बग्स आएंगे, आपके पास प्रॉब्लम्स आएंगी। बट एक अच्छा प्रोग्रामर, एक अच्छा कोडर, एक अच्छा डेवलपर वही होता है जो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना जानता हो। आज तक स्कूल टाइम से लेकर अभी तक हमें ये आदत होती है कि हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या तो हमारे पेरेंट्स होते हैं या फिर हमारे पास हमारे टीचर्स होते हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पर भी आपके पास
कई सारे रिसोर्सेज होंगे, बट एट द एंड एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट वही होता है जो चार्ज लेता है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। हमें वेट नहीं करना कि कोई और आकर मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा या कोई और आकर मुझे एक स्ट्रेट सॉल्यूशन दे देगा, क्योंकि जब आप रियल लाइफ प्रोग्रामिंग करते हैं, जब आप अपने प्रोजेक्ट्स को खुद बैठकर बना रहे होंगे या फिर आप बाद में जाकर कंपनीज के अंदर काम कर रहे होंगे, तो वहां पर आपसे यही एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपका एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट हो। तो हम उस माइंडसेट को डेल्टा के साथ ही बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट होने का मतलब है कि जब भी प्रॉब्लम्स आएंगी, हो सकता है प्रॉब्लम इस फॉर्म में आए कि आपका कोड वर्कआउट नहीं कर रहा या आप कुछ इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें आपको एरर दिखा रहा है आपके सिस्टम के ऊपर। तो इस तरीके की जब प्रॉब्लम्स आती है तो उसमें सबसे पहली चीज है कि घबराना नहीं है, बहुत नेचुरल है। आपसे पहले जो जितने भी लाखों डेवलपर्स, लाखों कोडर्स ने उस चीज को करने की कोशिश करी है, चाहे वो अपना पहला HTML का कोड लिखना हो गया हो या कुछ और काम हो गया हो, तो उस चीज में उन्होंने भी सिमिलर प्रॉब्लम्स फेस किए हैं और वो भी उन्हीं प्रॉब्लम्स को फेस करते करते आज अच्छे लेवल पर जाकर पहुंचे हैं। तो आप भी उन्हीं प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होंगे, उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे। तो उस चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। जितने प्रॉब्लम्स आएंगे उतने आप नए प्रॉब्लम्स को टैकल करेंगे, नए तरीके के सॉल्यूशंस ढूंढेंगे एंड उतने आप एक बेटर प्रोग्रामर, बेटर डेवलपर बनने होंगे। अब जब भी प्रॉब्लम्स आए, प्रॉब्लम किसी भी फॉर्म की हो सकती है, यानी प्रॉब्लम इतनी छोटी हो सकती है कि अगर मैंने अपने लेक्चर के अंदर ABCD लिखा है और आपने कोड के अंदर टाइप कर दिया है ABCD, जिसमें सिर्फ स्मॉल a और कैपिटल A का डिफरेंस है, तो ये भी आपको आपके कोड के अंदर एरर दे सकता है। इसीलिए सबसे पहली चीज जो करनी है वो ये है कि लेक्चर्स को बड़े ध्यान से देखना है। कोड को टाइप करते हुए बेसिक मिस्टेक नहीं करनी, यानी स्मॉल का कैपिटल नहीं बना देना, कैपिटल का स्मॉल नहीं बना देना। ये बेसिक चीज अगर हम इंप्लीमेंट कर लेंगे तो हमारे काफी सारे एरर्स नहीं होंगे। दूसरी चीज जो हमें इंप्लीमेंट करनी है कि कई बार हो सकता है इंस्टॉल करते हुए या कोई और चीज करते हुए हो सकता है आपके सिस्टम के बेसिस पर एरर हो सकता है आपके और आपके दोस्त का जो विंडोज सिस्टम है उसके अंदर डिफरेंसेस हों। तो मल्टीपल डिवाइसेस पर काफी सारे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, तो उस केस में अगर मान लो कुछ इंस्टॉल करते हुए का या कुछ रन करते हुए या कुछ सर्च करते हुए अगर आपके पास एरर आ जाता है या बग आ जाता है या एक्सेप्शन आ जाता है, तो फिर उस चीज से हमें घबराना नहीं है। ऐसे में हमें एक चीज करनी है जो बहुत सारे डेवलपर्स कंपनीज में बैठे बैठे हुए भी करते हैं जब वो एरर्स को फेस करते हैं, वो है चीजों को गूगल करना। अब ये सुनने में हो सकता है आपको नया नया लग रहा हो, बट ये एक रियलिटी है। जब भी एक कोडर के पास, डेवलपर के पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं डेली बेसिस पे, तो सबसे ईजीएस्ट सॉल्यूशन उन्हें गूगल करके ही मिलता है। तो जो भी आपका एरर आ रहा है, जो भी आपका एक्सेप्शन आ रही है, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, एरर कहने का मतलब है कि जब भी हम कुछ इंस्टॉल करते हैं या फिर हम अपना कोड रन कर रहे हैं, तो हो सकता है वहां पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिसका हमें मतलब समझ नहीं आया कि क्या एग्जैक्ट एरर आ रहा है या इसको ठीक कैसे करना है। तो सबसे ईजीएस्ट वे होती है उस चीज को हमें कॉपी करना है और उस चीज को गूगल पे जाकर पेस्ट कर देना है। आप लैपटॉप पर हैं, लैपटॉप पर पेस्ट कर दीजिए, आप कंप्यूटर पे हैं, कंप्यूटर पे पेस्ट कर दीजिए और उसको जाकर गूगल सर्च करना है। जब भी हम गूगल सर्च करेंगे हमारे पास कई सारे डिफरेंट लिंक्स आएंगे और उन लिंक्स के अंदर उस पॉसिबल प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। और एक वेबसाइट है जिस पर आपको बार बार अपनी प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशंस है वो सबसे ज्यादा केसेस में मिल रहे होंगे, और इस वेबसाइट का नाम है स्टैक ओवरफ्लो। तो स्टैक ओवरफ्लो जो वेबसाइट है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे अपनी डेवलपमेंट जर्नी के अंदर, उन सब के सॉल्यूशन आपको स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर मिल जाएंगे और वहीं से आप उस सॉल्यूशन से अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। इस वेबसाइट को बहुत मिलियंस ऑफ डेवलपर्स ट्रस्ट करते हैं डेली बेसिस पर, और अपनी प्रॉब्लम्स को, जितने भी एरर्स आते हैं उनको गूगल करना ऐसी चीज़ है जो कोई अगर अमेजॉन के अंदर बैठा हुआ है, गूगल के अंदर बैठा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर बैठा हुआ है, गोल्डमैन सैक्स या किसी और बड़ी कंपनी या छोटी कंपनी के अंदर, स्टार्टअप के अंदर बैठा हुआ है, तो वो सारे लोगों को भी अगर कोडिंग करते टाइम कोई प्रॉब्लम होती है या कोई चीज़ ऐसी है जो भूल जाते हैं, तो क्या करते हैं, सिंपली उस चीज़ को गूगल सर्च कर लेते हैं और मैक्सिमम केसेस में उन्हें वहां पर उनका सॉल्यूशन मिल जाता है। तो आपको भी वही सेम चीज़ करनी है कि प्रॉब्लम से घबराना नहीं है, छुप कर नहीं बैठना कि प्रॉब्लम आ गई तो अब बस हम घबरा गए या हम रुक गए या हम पैनिक कर गए। उस प्रॉब्लम को एक्टिवली एक सोल्जर की तरह हमें सॉल्व करने की कोशिश करनी है और उसका सॉल्यूशन ढूंढ कर निकालना है। तो ये दो मैसेजेस थे जो मैं आपको जर्नी से पहले, शुरू होने से पहले आपको देना चाहती थी। तो इन दोनों को हमें याद रखना है कि कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन रहना है, एंड दूसरी चीज अपनी प्रॉब्लम्स को हेड्स ऑन जाकर फेस करना है, उनसे घबराना नहीं है। एंड जितना ज्यादा प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा हम बेटर और अच्छी क्वालिटी के एक प्रोफेशनल डेवलपर बन रहे होंगे। अब वेब डेवलपमेंट की शुरुआत करने से पहले कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिनके मतलब अगर हम समझ जाएंगे तो वेब डेवलपमेंट की जर्नी हमें और ज़्यादा इंट्यूटिव और आसान लगेगी।
सबसे पहली चीज जिसका मतलब समझने वाले हैं वो है हमारा इंटरनेट। इंटरनेट ऐसी चीज है जिसको हम फोन पर यूज करते हैं, लैपटॉप पर यूज करते हैं, कंप्यूटर्स पर यूज करते हैं, पर इंटरनेट एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। तो यहां पर हम इंटरनेट के वर्किंग में बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाने वाले, हम बहुत बेसिक सा ओवरव्यू लेने वाले हैं ताकि ऊपर ऊपर से हमें चीजें थोड़ी सी समझ में आ जाए। अब सबसे पहले बात करेंगे इंटरनेट की जो बेसिक डेफिनेशन है उसकी। इंटरनेट को अगर हम समराइज करना चाहें तो उसका मतलब होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड। यानी पूरे वर्ल्ड के जो कंप्यूटर्स हैं, यहां पर कंप्यूटर्स का मतलब बेसिकली सिस्टम है। सिस्टम में हमारा लैपटॉप भी आ सकता है, सिस्टम में हमारा फोन भी आ सकता है। तो जो भी मशीन, जो भी डिवाइस जो इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो सकता है उसी को हम यहां पर कंप्यूटर्स कह रहे हैं। तो जब दुनिया भर के कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं तो एक नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स बनते हैं जिसमें बहुत सारे इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स होते हैं एंड इसी नेटवर्क को हम इंटरनेट कह देते हैं। अब इसको बहुत बेसिक से समझें, अगर मेरे पास एक कमरे के अंदर 2 कंप्यूटर्स हैं, मान लेते हैं मेरे पास कोई एक कंप्यूटर है, लेट्स कॉल इट ए, एंड मेरे पास एक और दूसरा कंप्यूटर रखा हुआ है कमरे के अंदर, उसका नाम है दूसरे का बी। अब इन दोनों कंप्यूटर्स को अगर मुझे कनेक्ट करना है तो कनेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक वायर ले सकते हैं जिसको हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जोड़ सकते हैं। जैसे ही हमने दोनों कंप्यूटर्स को जोड़ दिया, इन दोनों कंप्यूटर्स को एक दूसरे को डेटा ट्रांसफर करना आसान हो जाएगा। ए वाला कंप्यूटर बी वाले कंप्यूटर को अपनी फाइल्स भेज सकता है, बी वाला कंप्यूटर ए वाले कंप्यूटर को अपनी फाइल्स भेज सकता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये दोनों कंप्यूटर एक दूसरे से बात करने लग जाएंगे। अब इसी चीज को अगर हम बहुत बार रेप्लिकेट कर दें, डुप्लीकेट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें तो उसी को हम इंटरनेट कहेंगे। यानी एक ऐसा लंबा सा वायर जिससे बहुत सारे कंप्यूटर्स का एक तरीके से नेटवर्क फॉर्म हो रहा है और उसमें काफी सारे इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस हैं, उसी को हम इंटरनेट कहते हैं। तो इंटरनेट हमारे घर पर कैसे आता है, हमारे घर पर इंटरनेट को लाने के लिए हम केबल्स को यूज करते हैं। तो जब भी वाईफाई या राउटर सेटअप होता है या डिवाइसेस में हमें इंटरनेट यूज करना होता है तो हमेशा बाहर की कंपनी से पहले एक केबल आता है जो घर में जोड़ा जाता है। उसी तरीके से लंबे लंबे बड़े बड़े केबल्स होते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह पर कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्ट करते हैं। तो हमारे पास अगर ओशन भी आ रहा है बीच में तो समुद्र के नीचे तक से मोटे मोटे वायर्स जा रहे होते हैं जिनके थ्रू हमारा डेटा ट्रांसफर होता है इंटरनेट पर। तो एक कॉन्टिनेंट के जो कंप्यूटर्स होते हैं वो दूसरे कॉन्टिनेंट के कंप्यूटर्स से भी इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो इतना बड़ा नेटवर्क फॉर्म होता है जो पूरे के पूरे ग्लोबल लेवल पर वर्क करता है, मतलब पूरी अर्थ के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है। तो ये थोड़ा सा मैजिकल कॉन्सेप्ट है जो निकल कर आता है अगर हम एक्चुअली इंटरनेट की वर्किंग के बारे में सोचें। अब हम इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बट ओवरव्यू अगर हमें क्लियर होगा तो आसान रहेगा। तो जब भी हमें अब इंटरनेट को इमेजिन करना है, हमें ये इमेजिन करना है कि एक जगह के कंप्यूटर्स सारी जगह के बाकी कंप्यूटर्स के साथ इंटरकनेक्टेड है, उनका कनेक्शन बन गया है और वो दूसरे कंप्यूटर्स के साथ बातचीत कर पा रही है। अब अगर इस पूरे के पूरे नेटवर्क में एक ऐसा मुझे स्पेशल कंप्यूटर चाहिए हो, एक ऐसा स्पेशल कंप्यूटर जो हमेशा 24/7 ऑनलाइन रहे, मतलब मेरे घर पे जो कंप्यूटर है उसको मैं चाहूँ तो कभी भी उसको स्विच ऑफ कर सकती हूँ, कभी भी उसको स्विच ऑन कर सकती हूँ। बट अगर मेरे पूरे के पूरे नेटवर्क में कोई एक ऐसा स्पेशल कंप्यूटर हो जो हमेशा ऑनलाइन रहे, जो कभी भी स्विच ऑफ ना हो, और इस कंप्यूटर का एक बेसिक काम ये हो कि इससे कभी भी अगर कोई डेटा मांगा जाए जो इसके पास है तो ये वो डेटा अच्छे से वापस रिटर्न करके दे दे। मतलब अगर ये वाला कंप्यूटर इस कंप्यूटर से कोई भी डेटा मांग रहा है तो इस कंप्यूटर का काम है उस डेटा को रिटर्न कर देना। तो हम कह सकते हैं कि मेरा ये जो स्पेशल वाला कंप्यूटर है ये एक सर्वर है। तो सर्वर जब शब्द आप बार बार सुनेंगे तो उसका मतलब बेसिकली यही होता है कि हमारे पास एक डिवाइस या एक सिस्टम है जो हमेशा ऑनलाइन रहता है और उसके पास जो डेटा होता है उसे वो वापस किसी और दूसरे कंप्यूटर को इंटरनेट के थ्रू रिटर्न करके देता है। एंड ये वाली जो मशीन जो एक्चुअली डेटा को मांग रही है, इस मशीन को हम कह देते हैं क्लाइंट। क्लाइंट कोई भी कंप्यूटर हो सकता है ये वाला कंप्यूटर अगर डेटा मांगेगा तो ये क्लाइंट बन जाएगा, ये वाला कंप्यूटर अगर डेटा मांगेगा तो ये क्लाइंट बन जाएगा। जब हम अपने कंप्यूटर से कोई डेटा मांगते हैं, डेटा मांगने का मतलब है बेसिकली इंटरनेट पर अगर हमने कुछ सर्च किया है तो वो डेटा मांगना ही है। सर्च के बदले हम चाहते हैं हमारी क्वेरी आंसर हो जाए, या अगर हम किसी वेबसाइट के लिए सर्च कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि वो वेबसाइट हमें दिखने लग जाए। वो है डेटा मांगना, किसी ना किसी फॉर्म का डेटा। तो जब भी वो चीज हमें मिल जाती है मतलब क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट है उसे सर्व कर दिया गया है। तो जिस केस में हम गूगल सर्च करते हैं या हम अमेजॉन पर जाकर कुछ सर्च करते हैं, फ्लिपकार्ट पर कुछ सर्च करते हैं, तो उस केस में हम क्लाइंट बन जाते हैं। या फिर हम कह सकते हैं हमारा जो सिस्टम है, हमारा लैपटॉप या हमारा कंप्यूटर या हमारा फोन, वो क्लाइंट बन जाता है। तो दो इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी है कि एक होता है हमारे पास क्लाइंट, एक होता है हमारे पास सर्वर। क्लाइंट का काम होता है इंफॉर्मेशन मांगना, सर्वर का
काम होता है इन्फॉर्मेशन सेंड करना, और सर्वर जो होते हैं अच्छे सर्वर्स वो 24/7 हमारे पास ऑनलाइन रहते हैं। अब हर जो कंप्यूटर एक इंटरनेट के अंदर आता है, हर एक कंप्यूटर के पास अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। इस कंप्यूटर का एक अलग आईपी एड्रेस होगा, इस कंप्यूटर का एक अलग आईपी एड्रेस होगा, इस कंप्यूटर का एक अलग आईपी एड्रेस होगा, और हमारे सर्वर का भी एक अलग आईपी एड्रेस होगा। आईपी एड्रेस को हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास अर्थ के ऊपर बहुत सारे प्लॉट्स हैं, अब हर प्लॉट का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। चाहे आप दिल्ली का एग्जाम्पल ले लें, मुंबई का एग्जाम्पल ले लें, गुजरात का एग्जाम्पल ले लें, हर जगह कोई ना कोई अगर ज़मीन होगी तो उस ज़मीन का अपना एक कोई ऑफिशियल एड्रेस होगा। हो सकता है वो ज़मीन सिर्फ एक खाली प्लॉट हो सकता है वहाँ पर कोई अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, हो सकता है वहां पर कोई बंगलो बना हो, बट हर एक प्लॉट ऑफ लैंड का एक ऑफिशियल एड्रेस होता है। उसी तरीके से इंटरनेट पर जितने भी डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड होते हैं, हर किसी का एक यूनिक एड्रेस होता है। आपके कंप्यूटर का एक यूनिक एड्रेस है, मेरे लैपटॉप का एक यूनिक एड्रेस है, और इन्हीं एड्रेसेस की मदद से हमें पता चलता है कि हम किस डिवाइस के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो हर एक सर्वर का भी अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। तो जब भी आपने अगर हैकिंग वगैरह की मूवीज देखी होंगी तो उसके अंदर यूजुअली दिखाया जाता है कि वहां से आईपी एड्रेस के थ्रू वो लोग ट्रैक कर लेते हैं कि कौन से कंप्यूटर से कोई भी डेटा जो था वो सेंड किया गया था, या कौन से कंप्यूटर के थ्रू हैकिंग की एक्टिविटीज कंडक्ट हुई थी, क्योंकि हर एक डिवाइस के पास अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है जिसके थ्रू हर एक डिवाइस ट्रैकेबल होता है इंटरनेट के ऊपर। अब बात करते हैं कि इंटरनेट एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। अब जब भी हमारा जो क्लाइंट होता है, क्लाइंट यानी कोई भी कंप्यूटर, क्लाइंट आप भी हो सकते हैं, क्लाइंट मैं भी हो सकती हूँ। क्लाइंट बेसिकली वो कंप्यूटर है जो इंटरनेट को यूज करना चाहता है, इंटरनेट पर कुछ सर्च करना चाहता है, ब्राउज करना चाहता है। अब मान लेते हैं क्लाइंट ने कोई रिक्वेस्ट की। अब ये रिक्वेस्ट कुछ भी हो सकती है, हो सकता है कि हम जो क्लाइंट है वो अमेजॉन पर कुछ सर्च करना चाहते हैं, या फिर हम गूगल पर कुछ सर्च करना चाहते हैं। तो जैसे ही हम किसी भी वेबसाइट के लिए सर्च करते हैं तो सबसे पहली हमारी जो रिक्वेस्ट होती है वो हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाती है। हो सकता है हमने आईएसपी का नाम ना सुना हो, पर हमने एयरटेल, जियो, वोडाफोन, एयरसेल, इस तरीके के अलग अलग जो कंपनीज है उनका नाम सुना होगा। ये सारी की सारी कंपनीज हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, यानी ये हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हमारे फोन पर, लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर इंटरनेट सिर्फ इसीलिए वर्क कर पाता है क्योंकि एयरटेल हमें इंटरनेट दे रहा है, या फिर जियो हमें इंटरनेट दे रहा है, या कोई और कंपनी हमें प्रोवाइड कर रही है इंटरनेट के साथ। तो सबसे पहले हमारी जो रिक्वेस्ट होती है वो हमारे आईएसपी के पास जाती है। अगर मैंने गूगल पर अपना college.in सर्च किया तो सबसे पहले वो रिक्वेस्ट जो होगी, अगर मैं जियो यूज कर रही हूँ अपने फोन के अंदर, तो वो जियो के पास रिक्वेस्ट जाएगी। फिर जियो क्या करता है, या जो भी मेरा आईएसपी है वो क्या करता है, वो जाता है डीएनएस के पास। डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम, इसको हम एक डिक्शनरी की तरह समझ सकते हैं। जैसे डिक्शनरी के अंदर कई सारे जो वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग स्टोर होते हैं, वैसे ही डीएनएस के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। या फिर इसे अगर हम एड्रेस बुक की तरह इमेजिन करें, जब हम बहुत छोटे होते थे, जब हमारे पास मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, ये सब कुछ नहीं होता था ना, हमारी दादाजी की जनरेशन में, तो उस टाइम पर क्या होता था, लोगों के पास एड्रेस बुक होती थी। एड्रेस बुक में क्या होता था, आप नाम से सर्च कर सकते थे किसी भी व्यक्ति का फोन नंबर और उसका एड्रेस। तो इस तरीके की बुक को अगर थोड़ा सा डिजिटल बना दे तो उसी को हम डीएनएस कहेंगे। डीएनएस के अंदर क्या होता है, सारी की सारी जो डोमेन नेम होते हैं, डोमेन नेम यानी जैसे google.com, amazon.com, amazon.in, इसके अलावा कोरा हो गया, या फिर linkedin.com हो गया, facebook.com हो गया, instagram हो गया, ये सारी की सारी जो वेबसाइट्स हम जानते हैं, जो हम लिंक ऊपर सर्च करते हैं गूगल पर जाकर या किसी भी ब्राउजर में जाके, उन सबको हम डोमेन कह सकते हैं। और ये सारे के सारे डोमेन्स का जो आईपी एड्रेस है, मतलब इनके सर्वर का जो आईपी एड्रेस है, उसका डेटा इस डीएनएस के पास स्टोर्ड होता है। मतलब इसे पता है कि google.com का जो सर्वर है उसका आईपी एड्रेस क्या होने वाला है, या amazon.com का जो सर्वर है उसका आईपी एड्रेस क्या होने वाला है। तो ये डीएनएस क्या करता है, आईएसपी को, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को आईपी एड्रेस रिटर्न करता है। फिर क्लाइंट के पास भी सेम आईपी एड्रेस आता है। फिर क्लाइंट क्या करता है, सीधा एक रिक्वेस्ट डालता है आईपी एड्रेस को, और वो किसका आईपी एड्रेस है, वो गूगल के सर्वर का आईपी एड्रेस हो सकता है, वो अमेजॉन के सर्वर का आईपी एड्रेस हो सकता है। तो इस तरीके से हमारा जो क्लाइंट है वो फिर डायरेक्टली हमारे सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर पाता है, यानी बातचीत कर पाता है।
तो एक क्लाइंट जब एक सर्वर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करता है, उससे पहले उसे सर्वर कंप्यूटर का आईपी एड्रेस चाहिए। वो उसे कैसे मिलेगा? पहले वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से पूछेगा, आईएसपी बोलेगा मुझे नहीं पता, तो वो डीएनएस से पूछेगा, डीएनएस बोलेगा मुझे सब पता है, तो डीएनएस आईएसपी को बता देगा, आईएसपी क्लाइंट को बता देगा, फिर क्लाइंट क्या करेगा? सर्वर से जाकर डायरेक्टली बात कर लेगा। तो जो भी हमारी वेबसाइट जिसको हम गूगल पर जाकर सर्च करते हैं, उससे हम पहले डायरेक्टली बात नहीं करते, पहले हम उसके आईपी एड्रेस को निकालते हैं और फिर आईपी एड्रेस से हम बात करते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक nslookup.io नाम की एक वेबसाइट है। इस पर अगर मैं चाहूं तो लेट्स सपोज आई सर्च फॉर amazon.in। amazon.in मैंने सर्च किया तो उसका आईपी एड्रेस क्या होगा? ये उसका आईपी एड्रेस है जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं चाहूं तो गूगल का भी आईपी एड्रेस सर्च कर सकती हूँ। जैसे मैंने सर्च किया google.com, तो इसका आईपी एड्रेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो इसका आईपी एड्रेस मुझे यहाँ दिखाई देगा एंड इसको मैं चाहूँ तो कॉपी करके अगर नॉर्मली अपने ब्राउजर के अंदर पेस्ट करके सर्च करूँ तो इस आईपी एड्रेस से क्या होगा? सीधा मेरे पास गूगल सर्च खुलकर आ जाएगा। तो आईपी एड्रेस कुछ नहीं होता, उसी वेबसाइट का एक तरीके से एड्रेस होता है। चाहे तो आप उसका नाम टाइप कर दो, चाहे आप उसका आईपी एड्रेस टाइप कर दो, बट यूजुअली हम नाम ही टाइप करते हैं क्योंकि सबके आईपी एड्रेसेस हम याद नहीं रख सकते क्योंकि बहुत सारे आईपी एड्रेसेस होते हैं। तो आई होप कि इंटरनेट के बारे में कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं पता चली हूँ। इसमें से हमें बस मोटा मोटी ये याद रखना कि हर कंप्यूटर का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। और इसके अलावा अगर हम इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट के अंदर बहुत सारे इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स होते हैं, जिसमें से एक हमारा कोई एक क्लाइंट कंप्यूटर हो सकता है, कोई एक हमारा सर्वर कंप्यूटर होता है। और इन दोनों के बीच में, क्लाइंट सर्वर के बीच में इंटरैक्शन होता है जिसकी मदद से हम वेबसाइट्स को देख पाते हैं। अब नेक्स्ट चीज को हम समझने वाले हैं वो है वेब डेवलपमेंट। हम सबसे पहले जानेंगे कि वेब डेवलपमेंट एग्जैक्टली होने क्या वाली है। डेल्टा के अंदर हमें पता है हम फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट पढ़ेंगे, बट वेब डेवलपमेंट होती क्या है? इसका बेसिक मतलब होता है कि हम बिल्ड करेंगे वेबसाइट्स फॉर द इंटरनेट। यानी हम ऐसी वेबसाइट्स बिल्ड करने वाले हैं जो हमारे इंटरनेट पर काम करती हूँ, इंटरनेट के ऊपर वर्क करती हूँ। हमने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी होंगी, हमने नेटफ्लिक्स देखा होगा, प्राइम वीडियो देखा होगा, अमेजॉन देखा होगा, फ्लिपकार्ट देखा होगा एंड और भी डिफरेंट वेबसाइट्स देखी होंगी। तो इस पूरे जो हमारा कोर्स है उसके दौरान हम बात करेंगे कि कैसे ऐसी वेबसाइट्स बिल्ड होती हैं एंड उनको हम एक्चुअली बिल्ड करके देखेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं कि एक वेबसाइट इंटरनली कैसे वर्क करती है। मतलब जब भी हम गूगल पर सर्च करते हैं, मान लो मुझे अमेजॉन की वेबसाइट के लिए सर्च करना है, तो कैसे हमारे क्रोम के अंदर या किसी और ब्राउजर के अंदर, चाहे आप सफारी यूज कर रहे हैं, फायरफॉक्स यूज कर रहे हैं, एज यूज कर रहे हैं, तो इन सारे ब्राउजर्स के ऊपर कैसे हमें अमेजॉन की जो पूरी वेबसाइट है वो दिखने लग जाती है। तो इसका पूरा फ्लो कुछ ऐसा दिखाई देता है कि जैसे ही हम कहीं भी जाकर सर्च करते हैं, लेट्स से हमने सर्च किया amazon.in या फिर किसी और वेबसाइट का हमने नाम सर्च किया, तो जैसे ही हमने amazon.in सर्च किया, हम क्या करते हैं? अपने अमेजॉन के सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजते हैं। उसे क्या हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं? जैसे हम अगर किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर जाकर बैठते हैं तो हमारे पास वेटर आता है पूछने की हमें क्या चाहिए, तो हम वेटर को बताते हैं कि हमें ये खाना ऑर्डर करना है। तो वेटर को खाना ऑर्डर करके बताना कि मुझे ये चाहिए, वो एक तरीके की रिक्वेस्ट है। फिर वेटर क्या करता है? अपने किचन में जाता है और फिर वहां से तैयार खाना हमें लाकर देता है। उसी तरीके की एक रिक्वेस्ट है जो हम अमेजॉन के सर्वर से कर रहे हैं कि मुझे अमेजॉन की वेबसाइट को देखना है। तो फिर अमेजॉन सर्वर क्या करता है? अमेजॉन सर्वर एक रिस्पॉन्स भेजता है। रिस्पॉन्स यानी उसने एक रिप्लाई भेज दिया, उसने वापस से जवाब भेज दिया। और अमेजॉन सर्वर जवाब में वेबसाइट नहीं देता, अमेजॉन सर्वर जवाब में कोड देता है। कोड के अंदर क्या होगा? कोड के अंदर HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट लिखी होगी। ये तीनों टेक्नोलॉजीज हैं जिनके बारे में अभी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, पर इन तीनों टेक्नोलॉजीज का एक तरीके से बंडल वो बनाएगा, पैकेट के अंदर बांधेगा तीनों को और तीनों को जवाब के फॉर्म में आपको लाकर दे देगा। अब आपको लाकर देने का मतलब है कि हमारे ब्राउजर को लाकर दे देगा। ब्राउजर यानी अगर आप क्रोम पर हैं तो क्रोम आपका ब्राउजर हो गया, आप सफारी पर हैं, सफारी आपका ब्राउजर हो गया, या फिर आप किसी और ब्राउजर को यूज कर रहे हैं तो वो आपका ब्राउजर हो गया। तो ब्राउजर क्या करेगा? अमेजॉन सर्वर ने जो आपको पैकेट भेजा है उस पैकेट से अपनी वेबसाइट आपको तैयार करके देगा। तो वेबसाइट मुझे सर्वर लाकर नहीं देता, सर्वर तो क्या करता है? मुझे वेबसाइट का कोड भेजता है और एग्जैक्टली जो वेबसाइट बनती है वो मेरा ब्राउजर मुझे बनाकर देता है मेरे लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर। तो ये जो मेरी साइकिल फॉर्म होती है, मतलब यहां से रिक्वेस्ट गई, ब्राउजर कहां है? ब्राउजर एक्चुअली मेरे क्लाइंट पर ही है, रिक्वेस्ट भी क्लाइंट ने भेजी और ब्राउजर भी क्लाइंट का ही है। तो एक तरीके से यहां से रिक्वेस्ट शुरू होती है, सबसे पहले रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाती है, सर्वर वापस से रिस्पॉन्स क्लाइंट को ही भेजता है। एंड इसी ये जो साइकिल फॉर्म होती है इसको हम रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल कह देते हैं। तो आई होप कि ये मतलब हमें समझ में आया होगा कि जिस भी वेबसाइट को हम सर्च करते हैं सबसे पहले उसके सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर क्या करता है, रिस्पॉन्स में हमें कोई कोड देता है और उस कोड को ब्राउजर हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले करके दिखा देता है। जैसे अगर हम एग्जैक्टली amazon.in की वेबसाइट की बात करें तो ये मेरी वेबसाइट है, इसके अंदर अगर मैं राइट क्लिक करूं, आप क्रोम के ऊपर हैं तो जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे वैसे ही अगर आप इंस्पेक्ट को क्लिक करेंगे या दूसरे ब्राउजर्स पर भी आपको इंस्पेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही हम इंस्पेक्ट पर क्लिक करेंगे वैसे ही क्या होगा, इसके लिए साथ में एक विंडो खुल जाएगी। विंडो के अंदर कई सारे ऑप्शंस हैं जो आपको दिख रहे होंगे, तो इसके अंदर इसका HTML CSS कोड है जिसको हम एक्चुअली पढ़ सकते हैं। अब इंस्पेक्ट के बारे में और ज़्यादा डिटेल में हम कोर्स के अंदर बात करेंगे, बट अभी के लिए मैंने बस आपको एक छोटी सी विंडो है जिसको दिखा दिया है। अब राइट क्लिक करने पर एक और ऑप्शन हमारे पास आता है, वो होता है व्यू पेज सोर्स का। जैसे ही हम व्यू पेज सोर्स पर क्लिक करेंगे हमारे पास पूरा का पूरा एक डॉक्यूमेंट खुलकर आ जाएगा। एंड इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आप इसको जूम इन करेंगे तो एलियन जैसी थोड़ी सी लैंग्वेज लिखी हुई आपको दिखाई देगी, बट ये एलियन लैंग्वेज नहीं है, ये एक्चुअली हमारा HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का एक कोड है। तो पूरी की पूरी जो amazon.in वेबसाइट है उसका कोड यहाँ पर आपको दिख रहा है, जो एक्चुअली Amazon सर्वर ने हमारे क्रोम ब्राउजर को भेजा है। और सर्वर ने तो यही भेजा था, पर ब्राउजर ने क्या किया, इस पूरे कोड को यूज करके, ये जो बड़ा सा कोड है इसको यूज करके मेरे ब्राउजर ने एक पूरी वेबसाइट बना दी। तो हम भी सीखेंगे कि कैसे ऐसी वेबसाइट दिखाने के लिए हम इस तरीके का कोड लिखेंगे और ब्राउजर के ऊपर सुंदर सी एक वेबसाइट तैयार होकर आ रही होगी। तो जितनी भी हमारी वेबसाइट्स होती हैं वेब डेवलपमेंट के अंदर जिनको हम बिल्ड कर रहे होंगे, वो सारी की सारी एक तरीके से रिजल्ट होती हैं हमारी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल की। अब इस साइकिल के अंदर बात करते हैं कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का क्या रोल होता है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट तीनों अपने आप में लैंग्वेजेस हैं और इन तीनों का अलग अलग काम है। जिसे तीनों के बारे में डिटेल में बात करें तो HTML का काम होता है एक स्ट्रक्चर को बिल्ड करना। इसको बहुत ही बेसिक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लेते हैं मैंने एक डायनासोर का एग्जांपल लिया। अब डायनासोर या कोई भी जानवर हो, उसको खड़े होने के लिए सबसे पहले एक स्ट्रक्चर चाहिए। स्ट्रक्चर यानी उसके इंटरनल में एक बोन स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर हड्डियां होंगी तो उसके पास एक बेसिक ढांचा होगा, बेसिक स्ट्रक्चर होगा। अगर हड्डी ही नहीं होगी तो हमारे पास स्किन नहीं हो सकती, हमारे पास दूसरी चीजें नहीं हो सकती। तो सबसे पहले तो हमें एक स्केलेटन स्ट्रक्चर चाहिए जिसके ऊपर सारी की सारी चीजें आ सके। तो वो जो स्ट्रक्चर होता है एक वेबसाइट को, वो हमें HTML प्रोवाइड करता है। उसके बाद जैसे ही हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया, मतलब हड्डियों का ढांचा आ गया, उसके बाद डायनासोर के लिए चाहें तो हम उसकी आईज लगा सकते हैं, हम उसको स्किन दे सकते हैं, हम अंदर मसल्स दे सकते हैं, हम अंदर नर्व्स दे सकते हैं, वेन्स दे सकते हैं, बहुत सारी चीजें ऐड की जा सकती हैं, नाखून ऐड किए जा सकते हैं, टीथ ऐड किए जा सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो एक्सटर्नली ऐड की जाती हैं, जिनको हम देख पाते हैं, उसको हम स्टाइल कहते हैं। तो डायनासोर के ऊपर जैसे स्टाइल ऐड होता है वैसे ही वेबसाइट्स के ऊपर भी स्टाइल ऐड होता है। मतलब वेबसाइट को अगर आपने कोई कलर दिया है, उसके बटन को आपने अगर कोई बैकग्राउंड कलर दिया है, फॉन्ट का जो साइज है उसको बड़ा किया है, छोटा किया है, हेडिंग को लेफ्ट में लगाया है या सेंटर में लगाया है, इस तरीके के जो चीजें हैं जो स्टाइलिंग का काम करती हैं, उस स्टाइल को ऐड करने के लिए हम अपनी CSS को यूज करते हैं। एंड थर्ड कॉम्पोनेंट आता है हमारे पास जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट का काम होता है फंक्शनैलिटी को ऐड करना। यानी आपने एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया, डायनासोर का स्केलेटन लगा दिया, उस पे स्किन और बाकी सारी चीजें भी लगा दी, बट वो स्टैचू का स्टैचू खड़ा है और मूव नहीं कर रहा, तो ज्यादा मजा नहीं आएगा। तो हमें एक ऐसा डायनासोर चाहिए जो क्या कर सके, जो मूव कर सके, जिसमें कोई फंक्शनैलिटी हो, वो कोई काम कर सके, वो ब्रीथ कर सके, वो खाना खा सके, वो दौड़ सके, वो भाग सके, पानी पी सके। तो इस तरीके की जो फंक्शनैलिटी होती है वेबसाइट के ऊपर, उसको ऐड करता है हमारा जावास्क्रिप्ट। यानी आपने एक सुंदर सी वेबसाइट तैयार कर दी, पर वो सिर्फ सुंदर नहीं होनी चाहिए, वो फंक्शनल होनी चाहिए। उसके बटन को क्लिक करने से कुछ हो, उसमें चीजें हम डाउनलोड कर सकें, अपलोड कर सकें, इस तरीके की जो फंक्शनैलिटी है, उस पे चीजों को हम क्लिक कर सकें, ड्रैग कर सकें, ड्रॉप कर सकें। तो इस तरीके की जो फंक्शनैलिटी होती है वो किसी भी वेबसाइट को जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करती है। तो बेसिक वेबसाइट के ऊपर अगर आप सिर्फ हेडिंग डाल रहे हैं, टेक्स्ट डाल रहे हैं, फॉन्ट डाल रहे हैं, पर वो देखने में सुंदर नहीं है, तो वो काम HTML करती है। उसको सुंदर बनाने का काम CSS करती है और फंक्शनैलिटी ऐड करने का काम हमारे पास जावास्क्रिप्ट करती है। तो तीनों टेक्नोलॉजीज के अलग अलग रोल होने वाले हैं एंड इन तीनों टेक्नोलॉजीज को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो कोर्स के अंदर हम शुरुआत करेंगे HTML के साथ, उसके बाद हम CSS पढ़ेंगे एंड उसके बाद फाइनली हम जावास्क्रिप्ट को पढ़कर डिफरेंट फंक्शनैलिटीज को एक्सप्लोर करेंगे और अपनी वेबसाइट्स को और ज्यादा यूजफुल बनाएंगे। अब ये जो मेरी तीनों टेक्नोलॉजीज होती हैं, इनको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये मेरी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज हैं। फ्रंट एंड कहने का मतलब है कि जब भी हमारी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल चलती है तो उसमें जो सर्वर वाला हिस्सा होता है, इस सर्वर वाले हिस्से को हम अपना बैकएंड कह देते हैं
और ये जो मेरा क्लाइंट वाला हिस्सा होता है, क्लाइंट वाला हिस्सा यानी जिसमें मेरा ब्राउजर आ जाता है, जहाँ से हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, जहाँ पर हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट को इंटरप्रेट करते हैं, इंटरप्रेट या फिर मैं कह सकती हूँ ब्राउजर उस इंफॉर्मेशन को रेंडर कराता है, रेंडर कराने यानी उसकी फॉर्म चेंज करके उसको डिस्प्ले कराता है। तो इस वाले पार्ट को हम फ्रंट एंड कह देते हैं। तो फ्रंट एंड वो वाला हिस्सा होता है हमारी वेबसाइट का जिसके साथ हम इंटरैक्ट कर पाते हैं, जो हमें हमारी ब्राउजर के ऊपर दिखाई देता है, जिसके अंदर HTML CSS जावास्क्रिप्ट होती है। और बैक एंड वो वाला हिस्सा होता है जो सर्वर साइड में लिखा जाता है, जिसकी इंटरनल फंक्शनिंग यूजुअली नॉर्मल जो होस्टेड वेबसाइट्स होती है उसके लिए हमें नहीं पता चलती अगर हम एक क्लाइंट है। बट एज अ डेवलपर हम फ्रंट एंड को भी सीखेंगे और हम बैक एंड को भी सीखेंगे, और हम दोनों के ऊपर अच्छी एक कमांड जो है उसको ग्रास्प करने वाले हैं। और साथ के साथ जब इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, मतलब कंपनीज के अंदर जब बात करते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसे डेवलपर्स हो जो सिर्फ बैक एंड के ऊपर काम कर रहे हो, यानी जो सिर्फ सर्वर साइड का कोड लिखते हैं। कुछ ऐसे डेवलपर्स होते हैं कंपनी में जो सिर्फ फ्रंट एंड का काम करते हैं, जो सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। और कुछ ऐसे डेवलपर्स होते हैं जो फ्रंट एंड पर भी काम करते हैं और जो बैक एंड पर भी काम करते हैं, और उन्हें हम फुल स्टैक डेवलपर्स कहते हैं। तो जब भी हम स्टैक की बात करते हैं, स्टैक का मतलब होता है टेक्नोलॉजीज। तो जो सिर्फ फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज पर काम करते हैं वो फ्रंट एंड डेवलपर्स होते हैं, जो सिर्फ बैक एंड टेक्नोलॉजीज पर काम करते हैं वो बैक एंड डेवलपर्स होते हैं, और जो दोनों पर काम करते हैं वो हमारे फुल स्टैक डेवलपर्स होते हैं। और ये हमारा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स है जिसमें हम दोनों साइट्स को डिटेल में समझने वाले हैं। एंड एक बार जब हम दोनों को डिटेल में कर लेंगे तो उसके बाद जिस भी तरफ आपका ज्यादा इंटरेस्ट बनता है आप उसको और ज्यादा डीप में परस्यू कर सकते हैं, आप उसी के ऊपर अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो दोनों को साथ में लेकर चल सकते हैं। अब एक बार समराइज करें कि हम इस कोर्स के अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजीज को पढ़ेंगे। तो फ्रंट एंड की अगर बात करें तो हम शुरुआत करेंगे फ्रंट एंड के अंदर HTML के साथ, फिर हम CSS पढ़ेंगे, फिर हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। और CSS के अंदर अपने कुछ 2 फ्रेमवर्क्स होते हैं, उनमें से एक होता है बूटस्ट्रैप, एक होता है टेलविंड CSS। वैसे तो दोनों आने बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो एक सीख लेंगे वो भी काफ़ी होता है, बट यूजुअली आजकल टेलविंड CSS थोड़ा सा मार्केट के अंदर थोड़ा सा स्टूडेंट्स को ज़्यादा इंटरेस्ट होता है सीखने में, इसीलिए हमने टेलविंड CSS को भी इंक्लूड किया है। बट अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो उसमें बूटस्ट्रैप ज्यादा यूज होता है इंडस्ट्री के अंदर, पर इन दोनों से भी ज्यादा क्या यूज होता है, सिर्फ CSS यानी प्लेन CSS सबसे ज्यादा यूज होता है इंडस्ट्री के अंदर। उसके बाद फ्रेमवर्क्स यूज होते हैं। अब फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं या प्लेन CSS में और फ्रेमवर्क्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बस बेसिक टेक्नोलॉजीज के नाम है जिनको हम कवर कर रहे होंगे। अब बैकएंड के अंदर हम कवर करेंगे एक्सप्रेस एंड Node.js को। अब Node.js जो है वो जावास्क्रिप्ट से ही बना है, तो एक तरीके से आप जावास्क्रिप्ट सीख लेंगे तो उसके बाद Node.js सीखने में हमें आसानी होगी। बट एग्जैक्टली क्या है उसके बारे में हम बैकएंड सीखते टाइम बात करेंगे। एंड सिर्फ इतना नहीं है, कहने को तो हम बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें सीखेंगे। हम ऑथेंटिकेशन सीखेंगे, हम ऑथराइजेशन सीखेंगे, हम टेम्पलेटिंग सीखेंगे, बट वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती लिखने के लिए। ऊपर से हम इन 2 चीज़ों को डिटेल में कवर करने वाले हैं। डेटाबेसेस की अगर बात करें तो डेटाबेसेस में हम 2 डेटाबेस को कवर करेंगे। एक है हमारा SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, अगर आपने सुना होगा स्कूल या कॉलेज के अंदर, नहीं सीखा तो कोई बात नहीं, डेटाबेसेस को बिल्कुल ज़ीरो से हम शुरू करेंगे। एंड दूसरा डेटाबेस जिसको हम पढ़ेंगे वो है MongoDB। एंड जब हमारी तीनों पोर्शंस यानी फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद हम बात करेंगे रिएक्ट की, यानी लास्ट में जाकर हम रिएक्ट को सीखने वाले हैं, जो कि काफ़ी डिटेल और कई घंटों की हमारी जर्नी होने वाली है।